तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज एलसीआर सर्किट। हम इस टॉपिक में एक सर्किट पढ़ने वाले हैं जिसमें इंडक्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा और एक रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में। और ये पूरा का पूरा सर्किट एक एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है। एंड लेट अस सपोज जो वोल्टेज है यहाँ पे दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इट इज सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज, साइन फंक्शन है तो मतलब कि वोल्टेज इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम लाइक दिस एज अ साइन फंक्शन। okay, so we are applying this alternating voltage to this series LCR circuit। जो सर्किट में करंट आएगा I, उसका हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। इसके साथ साथ हमें फाइंड करना है व्हाट इज करंट इन सर्किट। नंबर 1 एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। नंबर 2 व्हाट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। देखिए क्या होता है कि जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, तो सिर्फ रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों कंपोनेंट्स में वोल्टेज और करंट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होता है। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में वेरी करते हैं। मतलब अगर वोल्टेज का ये ग्राफ है रेजिस्टेंस के केस में, तो करंट का भी सेम ग्राफ आएगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होती है तब करंट भी मैक्सिमम होता है अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगी हो सर्किट में। लेकिन अगर कैपेसिटर है या इंडक्टर है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है करंट और वोल्टेज में। जैसे अकेला कैपेसिटर है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा, अकेला इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट में तब भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। इस केस में हमारे पास क्या है, 3 कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जो फेज डिफरेंस है फाई, वो कैसे डिसाइड होता है, फाई डिपेंड्स अपॉन वैल्यूज, डिपेंड्स ऑन एल, सी एंड आर। एल की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, आर की क्या वैल्यू है। तो वो जो फेज डिफरेंस है उसका भी एक्सप्रेशन फाइंड करना है हमें। थर्ड हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, उसका क्या एक्सप्रेशन है। और इम्पीडेंस को Z से डिनोट किया जाता है। इट इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, resistance offered by LCR circuit to, पूरे सर्किट ने कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करी है टू ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन। इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल एलसीआर सर्किट भी पढ़ेंगे। तो पैरेलल वाले केस में भी हमें ये चीजें फाइंड करनी है जो हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखिए 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम वाला मेथड हम क्लास +2 में यूज करते हैं। दूसरा मेथड होता है कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें, सॉल्यूशन एक मान के चलें, देन वी फाइंड अननोन्स, और वहां से फिर हमें फाइनली वोल्टेज का, करंट का सारे एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं। मतलब हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उसकी मैं पहले बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। ये आपके सामने सर्किट है, वोल्टेज ये है, मैंने बता दी दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज। नाउ लेट अस सपोज हियर द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज डिनोटेड बाय VL, ठीक है। वोल्टेज डिवाइड हो जाती है ना, टोटल वोल्टेज जो है दैट इज E गेट डिवाइडेड, यहाँ वोल्टेज आ गई VL, ये है VC एंड दिस इज VR। जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज होगी वो इनके सम के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों वोल्टेजेस। देखिए VL कैसे लिखा जाता है, बड़ा इजी है। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेट एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E is equal to E naught sin omega t is applied to series LCR circuit, ठीक है। नाउ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, देखो वोल्टेज का फॉर्मूला इंडक्टर के अक्रॉस LdI/dt,
ये सिंपली फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का, एल डी आई बाई डी टी। इक्वेशन 1, voltage across capacitor VC, it is given by Q by C। Q by C ये भी आपने पढ़ा हुआ प्लस टू क्लास में, कैपेसिटर की वोल्टेज V इज इक्वल टू Q by C होता है, C इज इक्वल टू Q by V होता है, बेसिक फॉर्मूले हैं ये सारे। एंड व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अब टोटल वोल्टेज हमारे पास जो है E नॉट साइन ओमेगा t, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री वोल्टेजेस। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट शीट। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज जो है विच इज E, दैट विल बी इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। E is E naught sin omega t, VL is L di by dt, VC is Q by C and VR is I times R। यहाँ पे this is equation number 4। okay, so now differentiate on both sides, differentiate on both sides with respect to t। डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं इसमें करंट फाइंड करने के लिए। तो देखो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी, और फिर चेन रूल लगेगा ना, ओमेगा टी भी डिफरेंशिएट होगा तो ओमेगा आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू L कांस्टेंट है, यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी, और थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा R एज इट इज बट डी आई बाई डी टी। हम करंट को डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, करंट इज टाइम वेरिंग, क्योंकि हमने अप्लाइड वोल्टेज जो यहाँ पे यूज करी है इट इज टाइम वेरिंग वोल्टेज, टाइम पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो चार्ज है वो भी टाइम वेरिंग होगा। Q को कांस्टेंट नहीं मानना, जब आप डिफरेंशिएट करोगे Q की डिफरेंशिएशन आपको करनी पड़ेगी। C कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, बट करंट एंड चार्ज बोथ आर टाइम वेरिंग। अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ I लिखना है इसको, तो ये बन जाएगा L डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस I बाई सी प्लस R डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू E नॉट, ओमेगा आगे लिख देते हैं, cos ओमेगा टी। तो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अभी हमें सॉल्व करके करंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट की इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है, और इसमें आप देखिए डिपेंडेंट पैरामीटर कौन सा है, डिपेंडेंट पैरामीटर करंट है I, करंट ही हमें फाइंड करना है, दिस डिपेंड्स अपॉन टाइम, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जनरल सॉल्यूशन कंसिडर करेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर अननोन्स फाइंड करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं। एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू करंट वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, बेसिकली करंट फाइंड करना है। तो करंट फाइंड करने के लिए वी विल कंसीडर द जनरल फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो द जनरल सोल्यूशन of above differential equation is I is equal to A sin omega t plus B cos omega t। क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आ रहे हैं, और इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका सॉल्यूशन सिनुसॉइडल फॉर्म में होता है। तो अब इसको हम बारी बारी यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जहाँ पे हमें I पुट करना है, I पुट करेंगे डी आई बाई डी टी, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, एंड देन वी विल सॉल्व इट, और वहां से A और B की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वेयर A एंड B आर अननोन्स विच नीड टू फाइंड। तो वो जब A और B आ जाएंगे आपके पास, यहां पुट कर दोगे आप, तो आपके पास करंट का आंसर आ जाएगा। चलो
Okay, so now we will substitute this current in this equation number 5. This is differential equation. इसमें substitute करके a और b को find करेंगे. तो हमें उसके लिए i तो हमारे पास है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट का, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे हम. i हमारे पास है di बाई डी टी क्या आ रहा है, और डी स्क्वेयर आई बाई डी टी स्क्वेयर क्या आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज i विच इज a साइन ओमेगा t plus b cos omega t. Now di by dt, this will be a omega cos omega t, साइन का cos आ गया और चेन रूल लग गया, एक ओमेगा फिर से आ गया, माइनस b ओमेगा sin omega t, and d square I by dt square will be minus a omega square sin omega t माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. तो ये हमारे पास बच्चों तीनों वैल्यूज आ गई. अब हमें अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इन सारी वैल्यूज को. तो हम यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू एल के साथ ये वाला पूरी टर्म है ना, तो ये टर्म जो है दिस इज माइनस एल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रहेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी प्लस 1 by c into I is again a sin omega t plus b cos omega t. उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस r इंटू डी आई बाई डी टी विच इज a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t. ठीक है, ओके. नाउ एट t इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन पे. एट t इज इक्वल टू 0 साइन ओमेगा t जहां जहां होगा वो 0 और cos ओमेगा t विल बी इक्वल टू 1. अब देखते हैं यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देखिए ओमेगा टाइम्स ई नॉट आएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास इस इक्वेशन में आ जाइए जहां जहां साइन है वहां 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म बचेगी माइनस एल ओमेगा स्क्वायर इंटू बी क्योंकि cos ओमेगा t 1 हो गया, प्लस 1 बाई सी, यहाँ पर ये टर्म 0 है और ये 1 है तो b बाई सी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर से cos ओमेगा t 1 है, sin ओमेगा t 0 है, तो यहाँ आ जाएगा r a ओमेगा, r टाइम्स a ओमेगा. ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास. यहाँ से अगर हम b टाइम्स ओमेगा कॉमन ले रहे हैं इन दोनों में से, इन दोनों इक्वेशंस में से b ओमेगा कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ओमेगा टाइम्स ई नॉट इज इक्वल टू b टाइम्स ओमेगा विद माइनस साइन. देखो यहाँ b है उसको मैंने बाहर लिख लिया, लेकिन यहाँ ओमेगा नहीं है तो यहाँ 1 बाय ओमेगा सी का फैक्टर आएगा विद माइनस साइन. यहाँ देखिए b ओमेगा बाहर निकलिया विद माइनस, तो ओमेगा एल बचा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस आर ओमेगा ए. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6. इसको नेक्स्ट शीट पे ले जाते हैं. सो नाउ एट t इज इक्वल टू, जब टाइम हमारे पास when t is equal to t by 4, omega times t will be is equal to omega t by 4. ओमेगा को पुट कर देंगे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, टी से टी कट गया, ये यहाँ पे 2, तो ये आ गया पाई बाई 2. ठीक है, जब t बाई 4 होगा तब ओमेगा t किसके बराबर आ रहा है, पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है, और साइन फिर कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा t विल बी 1 क्योंकि साइन पाई बाई 2 की बात हो रही है अभी, और cos ओमेगा t नाउ विल बी 0. तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बनेगी, लेट अस सी. हम इस इक्वेशन को लेके जाएंगे, इसी इक्वेशन में ये पुट करेंगे दूसरी वाली जो हमारी कंडीशन है.
हमें ना एक्चुअली ए और बी निकालने हैं। ए और बी यहाँ पे अननोन कांस्टेंट्स हैं, उनको फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो वैल्यूज और फिर कोई कंडीशंस जो इनिशियल कंडीशंस हैं हमारे पास वो लगा दो। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, वो जो ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी हैं उनको पुट करने वाला हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ करेंगे पुट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए cos ओमेगा टी अभी 0 है तो ये टर्म होगी 0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी 1 है तो यहाँ आएगा माइनस एल ओमेगा स्क्वायर ए, cos ओमेगा टी 0 है, प्लस साइन ओमेगा टी 1 है, अब आ जाएगा a बाय सी, ये टर्म 0 हो जाएगी b बाय सी वाली, प्लस प्लस की जगह माइनस आएगा अभी, ये टर्म 0 है, ये बची तो माइनस आर ओमेगा बी। ठीक है, ये अभी एक और इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से भी आप देखिए मैं इस और इस जो मैंने टिक किया है इन दोनों टर्म्स में से ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, माइनस ए ओमेगा, यहां बचेगा ओमेगा एल और यहां बचेगा 1 बाय ओमेगा सी, और इसके साथ यू कैन राइट माइनस आर ओमेगा बी इक्वल टू 0, 0 यहां लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे पास एक बन जाएगी a टाइम्स ओमेगा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू, या प्लस कर देते हैं, प्लस आर ओमेगा बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7, ये इक्वेशन 6 है आपके सामने, ये इक्वेशन 7 है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ सॉल्विंग 6 एंड 7, देखिए कैसे होगा। 6 नंबर इक्वेशन जो है उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं लिख रहा हूं, कैसे लिखूंगा ये देखिए, माइनस बी ओमेगा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस आर ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ई नॉट, और एक ये इक्वेशन है विच इज ए ओमेगा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी प्लस यहाँ प्लस है आर ओमेगा बी इक्वल टू 0। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके ए और बी फाइंड करना। फ्रॉम हेयर बी कैन बी रिटन एज माइनस ए, देखो ओमेगा कॉमन आके कट जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, दिस इज बी, वी कैन पुट इन 1 तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस ए ओमेगा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये मैंने बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, माइनस माइनस कट गया और ए आ गया, ये वाला ओमेगा मैंने यहाँ लिख दिया और इस टर्म का स्क्वायर हो गया, प्लस आर ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा टाइम्स ई नॉट। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, अभी ओमेगा ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये भी काट ही देते हैं, ये ओमेगा कॉमन आ गया, सब जगह कट गया। चलो तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ए टाइम्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स आर। यहाँ भी ए है, ठीक है, ए कॉमन ले लो यहां से, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ई नॉट टाइम्स आर डिवाइडेड बाय ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो दिस इज ए, ठीक है, ए मिल गया हमें। अभी हमें बी फाइंड करना है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन। लेट अस सपोज दिस इज सम इक्वेशन एक्स, तो इसको हम एक्स में पुट कर देते हैं, पुट इन एक्स टू फाइंड बी। तो नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं इसको, तो इसको ऊपर पुट करेंगे तो b विल बी माइनस e नॉट टाइम्स r इनटू ओमेगा l माइनस 1 बाय ओमेगा c डिवाइडेड बाय ये पूरा फैक्टर r टाइम्स
आर आर है ना ये वाला, देखो ये वाला पूरा फैक्टर, ये नीचे वाला आर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और ये सारा फैक्टर आएगा यहाँ पे। ये वाला आर इस आर से कट गया और बाकी हमारा रिजल्ट आ गया। तो ए और बी दोनों मिल गए हमें, यही है ए और बी, ये हमें चाहिए थे। तो अब हम करंट लिख सकते हैं। तो जो हमारा करंट था, देयरफॉर आई विच वाज ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी बिकम्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ए पूरा लिख देंगे, ई नॉट टाइम्स आर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ये फैक्टर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और b की जगह हमारे पास ये पूरा कोफिशिएंट जो माइनस साइन ही आएगा यहाँ पर भी, माइनस ई नॉट टाइम्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ये कोई सेम फैक्टर ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये होता है इम्पीडेंस का स्क्वायर, इसको जेड स्क्वायर पुट करेंगे तो ये ई नॉट बाय जेड स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी माइनस ई नॉट ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी कोस ओमेगा टी डिवाइड बाय जेड स्क्वायर। ई बाय जेड, ई नॉट बाय जेड इज टेकन आउट, अंदर आ गया आर बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय जेड कोस ओमेगा टी, ये फैक्टर बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। ओके, दिस इज करंट आई। नाउ हियर जेड इज दिस फैक्टर, इसका अंडर रूट हो जाएगा जेड, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हियर जेड इज अंडर रूट, क्योंकि हमने इसको जेड स्क्वायर बोला ना पूरे को, तो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो वो वही वाला फैक्टर आ जाएगा। ओके, कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे R बाय जेड और ये क्या है ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी बाय जेड, इसको देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो पहले हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे। तो फॉर सीरीज LCR सर्किट वी हैव इम्पीडेंस ट्रायंगल, we can draw impedance triangle to relate, क्यों ड्रॉ करते हैं, to relate impedance XL and XC। ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्लस 2 में सब कुछ किया हुआ आपने, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको ओमेगा एल जो होता है हमारे पास, और ये होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाय ओमेगा सी। अच्छा, कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से देखेंगे। देखिए इधर आता है रेजिस्टेंस, इस तरफ होता है हमारे पास XL माइनस XC हो सकता है या XC माइनस XL हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये जो हाइपोटेन्यूज होता है दिस रिप्रेजेंट इम्पीडेंस Z, एंड हियर वी हैव फाई, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो मैं सब कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, अब यहां से आप देखिए R बाय जेड क्या बनता है, R बाय जेड फ्रॉम डायग्राम, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फ्रॉम डायग्राम R बाय जेड इज cos फाई वी कैन पुट, एंड XL माइनस XC बेसिकली वही है ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी डिवाइड बाय जेड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन फाई। तो therefore we can write current as E naught by Z, देखिए पीछे वाला रिजल्ट देखिए हमारा, इन टर्म्स ऑफ फाई लिखेंगे उसको, E naught by Z तो है ये ना, R by Z की जगह cos फाई और इसकी जगह sin फाई, तो ये बनेगा cos फाई sin ओमेगा टी
माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा बच्चों ये, ठीक है। यहां बन गया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, तो दिस कैन बी रिटन एज ई नॉट बाय जेड साइन ए माइनस बी, दिस इज करंट, ठीक है। वेयर व्हाट इज फाई, व्हाट इज जेड, फाई इज tan इनवर्स, देखो फाई ये एंगल है ना, इसको कैसे निकाला जाता है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, tan फाई होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर, यहां से फाई कैलकुलेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज जेड, जेड इज अंडर रूट, जो अभी लिखा था, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया फाइनली, जिसमें फेज डिफरेंस फाई है, और ये पता चल रहा है कि जो करंट है ना, उसमें जो फेज डिफरेंस फाई है वो पीछे पीछे चल रहा है, करंट इसमें पीछे पीछे चल रहा है। वो डिपेंड करेगा फाई की वैल्यू पे, अगर फाई आपके पास पॉजिटिव आ गया तो करंट पीछे चल रहा है, फाई अगर आपके पास नेगेटिव आ गया तो फाई आगे, तो करंट आगे चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए इसको डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान से समझो मेरी बात, ये जो फाई एंगल है वो एक्सएल और एक्सी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, एक्सएल ओमेगा एल है और ये 1/ओमेगा सी है। हाई फ्रीक्वेंसी पे ये डोमिनेट करता है, दिस इज एट हाई फ्रीक्वेंसी। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ने से ये फैक्टर छोटा हो जाएगा, उल्टा बोल गया मैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये डोमिनेट करता है, जब आप ओमेगा बढ़ाओगे ना तो ये फैक्टर बड़ा होता चला जाएगा और ये फैक्टर छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा एल डोमिनेट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे मैं लिख देता हूं ओमेगा एल डोमिनेट्स, एट हाई फ्रीक्वेंसी ओमेगा एल डोमिनेट, ज्यादा बड़ा होता है मतलब ये फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर ओमेगा एल बड़ा होगा तो सर्किट को बोला जाता है इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव पार्ट ज्यादा है, उस केस में tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब ये वाला फैक्टर इससे बड़ा होगा। तो जब वो पॉजिटिव आएगी, फाई पॉजिटिव होगा। अब यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या हो जाएगा कि करंट जो है दैट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल फाई, क्योंकि यहाँ माइनस साइन और फाई पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो मैं आगे लिख रहा हूँ वो चीजें। और ऐसे ही अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे बात करें, हमारे पास एक कैल्सिया सर्किट है, वो लो फ्रीक्वेंसी पे है, लो फ्रीक्वेंसी पे ये पार्ट डोमिनेट करता है, तो दिस डोमिनेट एट लो फ्रीक्वेंसी, लो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की स्मॉल वैल्यूज पे। उस केस में क्या होगा, उस केस में फाई नेगेटिव आ जाएगा, फाई नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब करंट आगे होगा। तो सर्किट, एलसीआर सर्किट में जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से बड़ी होती है, करंट आगे चलेगा बाय फेज डिफरेंस फाई, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ी होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस छोटी होती है, तो करंट पीछे पीछे चलेगा वोल्टेज के बाय द फेज डिफरेंस फाई, ठीक है। तो लेट अस राइट नाउ from tan inverse XL minus XC divided by R, phi is positive when XL is greater than XC, that is circuit is inductively dominant, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आएगा, इन दैट केस I will lag behind E by फेज डिफरेंस फाई, जो भी फाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी उतने फेज डिफरेंस से करंट पीछे पीछे चल रहा है, ये फर्स्ट केस है, इसको नंबर 1 लगाते हैं डिस्कशन में। सेकंड केस, फाई विल बी नेगेटिव व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी, उस केस में जो सर्किट होगा दैट इज कैपेसिटिवली डोमिनेंट and in that case current will lead EMF, क्योंकि देखो ना फाई नेगेटिव आ गया और हमारे करंट के फॉर्मूले में है E नॉट बाय जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई, एक ये माइनस और एक फाई नेगेटिव आ गया, प्लस आ गया आपके पास, करंट आगे चलेगा फिर लीड EMF बाय फाई। तो ये इसकी डिस्कशन है। तो बच्चों हमारे पास दो केसेस आ गए अब। किस केस में मैंने बताया आपको, जब फाई नेगेटिव आएगा हमारे पास, जब इंडक्टिव पार्ट हमारा डोमिनेट करेगा, तो उस केस में हमारे पास फाई पॉजिटिव आएगा, करंट लैग बिहाइंड होगा, ठीक है।
और सेकंड केस, अगर हम सर्किट, एक मिनट रुको, कैपेसिटर के केस में क्या हो गया, कैपेसिटर के केस में समझ आ गया ना आपको कि कैपेसिटर के केस में समझ आ गया, एक्सी बड़ा होगा तो ये पार्ट बड़ा, ये छोटा, फाई इज नेगेटिव। So now we are going to understand what is resonance phenomena in series LCR circuit. Resonance in series LCR circuit, और इसमें हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन भी फाइंड करेंगे। तो इसके साथ हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए तो पहले समझते हैं रेजोनेंस होती क्या है। देखिए बच्चों, हमने देखा कि LCR सर्किट में जो करंट है दैट इज E0 बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस पाई। Here Z is under root XL minus XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर is called impedance of LCR circuit. Impedance का मतलब होता है resistance offered to alternating current. That is a resistance offered by circuit टू ऑल्टरनेटिंग करंट AC। ठीक है जी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू जब होगी, व्हेन Z इज मिनिमम, जब Z मिनिमम होता है बच्चों इम्पीडेंस, तो उस केस में हमारा जो करंट होता है सर्किट में, करंट की पीक वैल्यू I0, ये है हमारा I0, इसको I0 बोलेंगे। I0 E0 बाई Z इज मैक्सिमम। ठीक है जी। तो दिस हैपन्स एट रेजोनेंस। तो therefore for Z to be minimum, अगर हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो, क्या होना चाहिए? देखिए Z का एक्सप्रेशन है, इसमें XL और XC का फैक्टर अगर जीरो हो जाए, मतलब XL माइनस XC अगर जीरो हो जाए, तो देखिए Z सिर्फ R के बराबर बचेगा, वो बाद में लिखेंगे। XL मस्ट बी इक्वल टू XL, XC मस्ट बी इक्वल टू XL, और अब वैल्यूज पुट कर दें। XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, X is कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 by ओमेगा C, यहाँ से ओमेगा का एक्सप्रेशन 1 by अंडर रूट LC आएगा। मतलब दिस फ्रीक्वेंसी, एट दिस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, या जो भी हमने वोल्टेज अप्लाई करी हुई है, Z is minimum and I0 is maximum. So this frequency is called resonant frequency. So here, so this frequency omega is equal to 1 by under root LC is called a resonant frequency of AC source. ये AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी, जब उसकी वैल्यू 1 by under root LC के बराबर होगा। जैसे हमारे पास कोई भी LCR सर्किट है, उसमें L की कोई फिक्स वैल्यू है, C की कोई फिक्स वैल्यू है, R है उसकी फिक्स वैल्यू है, और यहाँ से बाहर से हमने एक सोर्स अप्लाई कर रखा है वोल्टेज का, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है जो है ओमेगा टी, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 by root LC के बराबर होगा, अंडर रूट के बराबर, जब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 by root LC के बराबर होगी, तब सर्किट को बोलते हैं कि ये रेजोनेंस में है। उस केस में करंट मैक्सिमम होता है। फाई कितना होता है? फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 होता है, रेजोनेंस का यही मतलब है। ठीक है, तो एट दिस फ्रीक्वेंसी, एट दिस ओमेगा, ये नया पॉइंट है, हमारे पास फाई की वैल्यू विच इज tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R है ना, ये होता है ना। तो ये ऊपर वाली टर्म जीरो हो गई हमारे पास, तो फाई इज ऑल्सो जीरो, मतलब देर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज इस केस में इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इकट्ठे चलने का मतलब है, देखिए वोल्टेज साइन फंक्शन है, इस तरह से वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन फंक्शन ऐसे वेरी करता है। इस तरफ हमारा चल रहा है t या ओमेगा t, इधर चल रहा है वोल्टेज।
ठीक है, दिस इज साइन फंक्शन। तो अगर हम बात करें करंट की, तो करंट विल ऑल्सो बी ए साइन फंक्शन। ये करंट का फंक्शन रहेगा, बिल्कुल वैसे ही वेरी करेगा करंट भी। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है जब दो चीजें इकट्ठी चलती हैं, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला वोल्टेज वाला ग्राफ और नीचे वाला करंट वाला ग्राफ दोनों ही साइन फंक्शन रहेंगे। फाई जीरो हो जाएगा ना, तो आई विल बी आई नॉट सिंपली साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो रेजोनेंस पे ये चीज होती है, करंट और वोल्टेज इकट्ठे चलते हैं, नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, ये मैं दोनों इकट्ठे लिख दूं ताकि आपको पता चले दोनों साइन फंक्शन ही है यहाँ पे, देयर इज नो फेज डिफरेंस। नंबर टू, आई नॉट इज मैक्सिमम। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। अगर मुझे ग्राफ बनाना है, रेजोनेंट कर्व्स होती हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेंट कर्व्स का ग्राफ। देखिए, अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज पे हम ये ग्राफ बनाते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओमेगा चल रहा है हमारे पास। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, एसी सोर्स, और इस तरफ हमारे पास जो पीक करंट है आई नॉट, वो चल रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते हैं हम, क्या होता है कि ग्राफ की जो शेप है बेल शेप होती है। कैसे होता है, ओमेगा के बढ़ने से करंट बढ़ता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, फिर करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जिस पर्टिकुलर ओमेगा पे करंट मैक्सिमम होता है, ये वाला पर्टिकुलर ओमेगा, करंट इज आई नॉट इज maximum at this particular omega. This omega is called omega r या 1 by root LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब मान लो ये किसी रेजिस्टेंस R1 के लिए हमने बना दिया। अब अगर एक बड़ी रेजिस्टेंस लगा दें, सेम LCR सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस कोई R2 लगा दें, R की जगह R1 की जगह R2 कर दें, और R2 जो है वो R1 से बड़ा है, तो सेम ग्राफ ऐसी शेप ही बनेगी, बट थोड़ा सा करंट की जो वैल्यूज हैं वो सारी ही डिक्रीज हो जाएंगी। पीक वहीं पे आएगी, क्योंकि ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये आर पे डिपेंड नहीं करती, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ एल और सी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो पीक वहीं आएगी, बट ओवरऑल ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड रेजोनेंस कर्व्स। अब रेजोनेंस में इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ करंट और वोल्टेज इकट्ठे चलते हैं, करंट मैक्सिमम होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है, और इसके साथ साथ जो पावर कंज्यूम्ड होती है दैट इज मैक्सिमम। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, पावर कंज्यूम्ड इज ऑल्सो मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ये सारे पॉइंट्स रेजोनेंस के हैं, याद रखना। देखना, पावर का हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट विल बी आई आर एम एस वी आर एम एस। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज लेनी है हमने वोल्टेज की, करंट की। यहाँ मैं V की जगह E कर रहा हूं, क्योंकि हम E लेके चल रहे हैं वोल्टेज को। ई आर एम एस कॉस फाई, ये जो फाई है ये वही फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और मैंने बताया रेजोनेंस पे फाई की वैल्यू 0 होती है, तो जब ये 0 हो गया, cos 0 इज 1, मैक्सिमम वैल्यू आ गई है ना, तो इसका मतलब है पावर कंज्यूम्ड इज सिंपली आई आर एम एस ई आर एम एस व्हेन फाई इज इक्वल टू 0। तो रेजोनेंस पे ये भी याद रखना है, देयर इज मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड बाय एसी सर्किट। अच्छा, इसके साथ साथ इस ग्राफ के दो और रीजन्स हैं। देखो, ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वाला जो रीजन है, इसमें ओमेगा जो है अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी है इस रीजन में। और इस ग्रीन लाइन के बियॉन्ड अगर हम चले जाएं तो ओमेगा इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा है हमारे पास। नाउ व्हेन ओमेगा इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा? इस केस में देखो, 1 बाय ओमेगा सी विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एल। लो फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा ना, देखो, XL is omega L, XC is 1 by omega C. This is directly proportional to omega XL. तो small values of omega पे XL छोटा होता है. This is inversely proportional to omega. XC is inversely proportional to omega. तो छोटी वैल्यूज अगर होंगी ओमेगा की तो XC बड़ा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सारा स्मॉल वैल्यूज वाला रीजन है, ओमेगा आर से छोटी वैल्यूज हैं, तो उस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस बड़ी होती है, XC बड़ा होता है और XL छोटा होता है। तो इस पूरे रीजन में फिर क्या होता है, कैपेसिटिव पार्ट डोमिनेट करता है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी मोर एज कंपेयर टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर।
ध्यान देना, ठीक है, इस चीज के बारे में। और इसके साथ साथ अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्यादा है तो करंट जो है दैट लीड्स द ईएमएफ, ठीक है। तो इस पूरे रीजन में व्हेन ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर, करंट लीड्स। मैं यहीं पे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, हाई वैल्यूज ऑफ ओमेगा पे क्या होगा, जो 1/ओमेगा सी का फैक्टर है अब वो छोटा हो जाएगा और ओमेगा एल वाला फैक्टर बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट करता है, XL इज ग्रेटर देन XC, voltage across inductor will be more as compared to voltage across capacitor, and also I lags behind, I lags behind E, ठीक है। ये आपको वैसे ही याद रखना है कि इंडक्टिव के केस में, इंडक्टर के केस में करंट पीछे रहता है और कैपेसिटिव सर्किट के केस में करंट आगे रहता है। अच्छा, कितने एंगल से आगे पीछे रहेगा, लेग्स बिहाइंड लीड्स, ये वही फाई एंगल, फेज डिफरेंस जो भी होगा। और फाई आपको पता है वो भी ओमेगा की वैल्यूज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी मैंने लिखा था ना फाई विच इज tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्सी, उसमें भी ओमेगा आ ही रहा है, तो वो जो फाई एंगल है वो भी ओमेगा पे डिपेंड करता है। तो ये रेजोनेंट कर्व्स हैं, इनको भी ड्रॉ करने के लिए साथ में पूछा जाएगा सेम डेरिवेशन में। तो आपने सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट फाइंड कर लिया, फेज डिफरेंस फाइंड कर लिया, इंपीडेंस फाइंड कर ली, इंपीडेंस ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन को स्टडी कर लिया, ठीक है।